जय हिंद साथियों, कैसे आप? आई हो बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके होम्योपैथिक बेसिक का जो अभी आपका एग्जाम हुआ है उसके में बात करने वाले हैं। आज जो आपका एग्जाम हुआ था 12 बजे आपका पेपर कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसमें आपका यूपी जी के और कंप्यूटर के इस प्रश्नों का लेवल बहुत ही अजीब तरीके का है। आप कह सकते हैं कि लेवल ही बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में किसी भी तारीख को है, या फिर आगे बीपीओ जूनियर असिस्टेंट किसी भी अगता वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सब इसको ज़रूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत बेहतरीन जानकारी हम बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे आगे चल के। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं अपने स्पेशल सेशन को, जिसमें पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे और आपके यहाँ पे और 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के। जैसे कि आपका सेट के अकॉर्डिंग करवाते तो वैसे ही सेम है, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ी ज़्यादा हार्ड है। इस लेवल के अकॉर्डिंग आपके लिए जल्द सेट करवाया जाएगा। सेट नंबर 8, 7 सेट हो चुके हैं, 8वां सेट आपके लिए होगा, तो उसको आप देखेंगे, बहुत बेहतरीन रहेगा। और चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि NTFS की तुलना में ये फाइल आवंटन होता है, तो NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है। इसमें से देखो क्या आता है। यदि अब ये आपके नॉलेजेबल क्वेश्चन है, तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा ऑप्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? आपका नोटा दे रखा है, नॉन ऑफ दी, यानी आपका नोटा दे रखा है कि आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। यानी आयोग इस बार फंसना नहीं चाह रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि बच्चे का दिमाग ही घूम जा रहा है। तो वैसे भी आप देखेंगे इसका विशिष्ट विशेषता क्या है, यानी आपको इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं NTFS के अकॉर्डिंग। जैसे आपका अंतर्निहित कंप्रेशन हो गया, ये कमियां हो गई। अधिक सुरक्षा बल के गुण नहीं देता है, फाइल का आवंटन कम हो जाता है, तो ये कमियां हो गई। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा विशिष्ट NTFS की तुलना में इसकी विशेषता क्या है। तो इसमें ये क्या है कि आपका कैपेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, यानी पुराने सिस्टम के साथ विशेष बेहतर अनुकूलता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जिनको पेपर दे के आए वो मैच भी कर सकते हैं, आंसर कैसे बाद में मैच करिएगा, देखिए कैसा क्या रहता है। ठीक है आयोग। अब आगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट क्या है। तो MS वर्ड में जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना होता है, तो आपने देखा होगा उसमें मैंने शॉर्टकट बताया था कि एक आपका फॉन्ट कंट्रोल, यदि आप W करते हो, केवल कंट्रोल+W करते हो MS वर्ड में, तो भी आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यदि आप कंट्रोल+Shift+W करते हो तो इससे क्या होता है, आपको बताया था कि डबल अंडरलाइन होता है। क्या होता है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखा है, मान लो आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, इसके नीचे डबल अंडरलाइन लगाना, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल+Shift+D का यूज करोगे सिलेक्ट करके। कंट्रोल F का उपयोग क्या होता है आपका, तो कंट्रोल F करोगे फाइल को ओपन करने के लिए, सही फाइंड करने के लिए होता है। कंट्रोल F है ना, फाइंड करने के लिए होगा। कंट्रोल Q का उपयोग क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए करते हैं। किससे करते हैं? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए। बट इसमें कह रहा है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है। एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है कंट्रोल+Shift+F भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। क्योंकि MS वर्ड में किसी भी चीज़ को ओपन, कंप्यूटर में किसी भी काम, कोई भी आप काम करो, शॉर्टकट होगा, तीन तरीके होते हैं। तो आप फॉन्ट ग्रुप खोलना है तो कंट्रोल D से खोल सकते हो, आपका ALT के साथ भी कोड बन जाता है, और कंट्रोल+Shift+F भी होता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला सवाल। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो प्रोग्राम देखो, आपका जो मोबाइल बनाने के लिए लैंग्वेज है वो तो पहले जावा थी, लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो मतलब बहुत बेहतरीन जो है एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए वो यूज होती है कोटलिन। कौन सी होती है आपकी? कोटलिन यूज होती है। तो याद रहे आपका, इसका राइट उसमें क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, कोटलिन। ठीक, अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे, कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में बात कर रहा है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है? एक प्रकार का यह डिवाइडर की तरह का काम करता है। जैसे देखते हैं आपका कि नेटवर्क में इंक्रिप्ट करता है, रॉन्ग प्रसारण, ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नोड्स की संख्या बढ़ाता है। नोड्स की संख्या तो नहीं बढ़ाता ये, लेकिन देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट का मास्क का मतलब क्या होता है, एक IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। तो ये IP एड्रेस को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। इस C में क्या होता है आपका, यहाँ पे कहता है कि एक IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा आपका। याद रहे कि जो सबनेट मास्क होता है यह क्या कार्य करता है कि एक IP एड्रेस जो होता है, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से जानते हो, उसको नेटवर्क और होस्ट भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा G2C सरकार से नागरिक यानी सिटीजन ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। सरकार से सरकार संचार मत देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है? G2G हो जाता है ना। क्या हो जाता है? G2G हो जाता है। सरकारी कार्यालयों के लिए सुरक्षित डॉक्यूमेंट एक्सचेंज दस्तावेज, ये भी G2G के अंतर्गत ही आए।
आप और इसमें देखते हैं G2E भी कहते हैं, एम्प्लॉय यानी सरकारी की जो हो जाएगा ना, सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल भुगतान पोर्टल, ठीक है, ये तो आपका नहीं होगा। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, तो ये आपका क्या हो जाता है कि ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग जो सिस्टम होता है ये G2C के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार और नागरिक के बीच में होता है ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। जैसे ऑनलाइन आप फाइल टैक्स वगैरह देते हो, फाइलिंग मतलब कुछ फाइल वगैरह करते हो ना, ऑनलाइन कोई भी जानकारी होती है उसके अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं, अगला सवाल आपके यहाँ पे फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फायरवॉल की बात कर रहा है, तो फायरवॉल संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करते हैं, या फिर आपका फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक करते हैं? तो देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ी घुमाऊ टाइप का है, क्योंकि आपका केवल इनकमिंग ट्रैफिक को निगरानी नहीं करते हैं, आने जाने वालों को दोनों पर ध्यान देता है एक प्रकार से फायरवॉल। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, फायरवॉल अनऑथराइज यानी अनधिकृत पहुंच को, ये तो बिल्कुल सही है, ब्लॉक कर सकते हैं। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोकता है, तो सभी प्रकार के साइबर अटैक को नहीं रोकता है। फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो जाता है, तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पहले में आपका ये भी ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहा है, बट पहले में कन्फ्यूजन है तो पहला आपके जिसके भी साथ है उसमें से केवल एक और दो हैं, लेकिन आपका यहाँ पे चौथा भी आंसर सही है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे यदि देखेंगे गौर से तो हमारे यहाँ पे आंसर सिर्फ 2 और 4 सही आ रहा है। तो हम यहाँ पे सी पर इसको क्लिक कर लेते हैं, 2 और 4 सही है। 2 और 4 यानी आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, राइट। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी नहीं करता बल्कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों, मतलब स्पेशल आउटगोइंग के लिए करता है, जो दोनों तौर के कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका कैसे मेमोरी के बारे में लिखित वैसे कौन सा कथन सत्य है? तो कैसे मेमोरी की बात कर रहा है, तो कैसे मेमोरी संबंधित से कौन सा कथन ज़्यादा सही है? मतलब कैसे मेमोरी सबसे तेज, रैम से तेज होती है, सॉरी रैम से कह रहा था, यहाँ राइट आंसर कैसे मेमोरी। आपको बताया था रजिस्टर मेमोरी और कैसे मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, और जो सबसे तेज मेमोरी होती है कैसे मेमोरी होती है। हमेशा एक अपवाद में एक क्वेश्चन रहा है कि कैसे मेमोरी तेज होती है, रजिस्टर मेमोरी तेज होती है, तो इसको आपको कमेंट में बताना है। तो कैश मेमोरी क्विक एक्सेस, तेज पहुंच के लिए अक्सर उपयोग की जाने वाली डेटा संग्रहित करती है, राइट, जैसे तुरंत एक्सेस प्रोसेस देने के लिए करता है। कैश मेमोरी केवल सीपीयू से बाहर स्थित हो सकती है। कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल होती है, बात सही है। ये आपका वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल नहीं होती है, तो ये आपका सही है। लेकिन आपके दो क्वेश्चन सही हो गए, 1 और 2 किस में है आपका, 1 और 2 यहाँ पे डी में दे रखें। बट कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित हो सकती है, मतलब सीपीयू से बाहर स्थित हो सकती है। तो आपको यहाँ पे सीपीयू बॉक्स की बात नहीं कर रहा है, ये जो आपका एक बॉक्स होता है वो सीपीयू बॉक्स की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। यदि आप आयोग इसको किसको आंसर मानता, अब इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 भी दे रखा है, 1 2 3 भी दे रखा है, क्योंकि सीपीयू जो है, सीपीयू और प्रोसेसर यानी प्रोसेसर के बीच में ये काम करता है। कैसे मेमोरी बीच में कड़ी के रूप में, मेमोरी के बीच में कड़ी के रूप में होता है, तो ये सीपीयू से बाहर ही होता है इस प्रकार से। तो एक इसका राइट आंसर तीसरा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स की बात कर रहा है यहाँ पे सीपीयू। अब आयोग किसको आंसर मानता है, थोड़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, फिर हम इसको सही रखेंगे, इसका राइट आंसर 1 2 3 पर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल आपका, लेकिन इसका अभी ये जो सवाल है आपका यहाँ पे हो सकता है डी भी कर दे, बट क्योंकि यहाँ पे सीपीयू की बात कर रहा है, सीपीयू किस बॉक्स की बात कर रहा है, सीपीयू के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी बात कर रहा है, इसमें थोड़ी से आप यदि बहुत अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे तो इसका बी आंसर होगा, क्योंकि कैश मेमोरी सीपीयू से बाहर ही होती है, स्थित हो सकती है, अंदर नहीं हो सकती। क्या आप इसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं रख सकते हैं कैश मेमोरी को, ठीक। आगे देखते हैं आप यहाँ पे निम्नलिखित में से एल्गोरिदम उनके प्राथमिक उद्देश्यों से मिलान कीजिए। जो एल्गोरिदम होते हैं ये एल्गोरिदम बहुत अजीब टाइप के हैं, मतलब ये तो कुछ सोचे नहीं जा सकता कि क्वेश्चन में आ सकते थे। तो देखो पेजर रैंक हो गया, तो पेजर रैंक का काम क्या होता है, बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका ये। पेजर रैंक हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, एईएस हो गया। तो एईएस जो होता है आपका ये डेटा को इंक्रिप्ट करना यानी सुरक्षित करने का काम करता है। जो एईएस होता है आपका ये किसके लिए काम करता है, डेटा को सुरक्षित करने के लिए काम करता है। तो आप अब एक चीज़ इसमें यह है कि ई ऑप्शन की वजह से हमें यदि अच्छा नॉलेज है एक एक क्वेश्चन करके हम आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आयोग के पास आप नहीं जा सकते कि आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि में से कोई नहीं भी ऑप्शन है आपके पास, इसको क्लिक कर लो। तो इसलिए बहुत सावधानी बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, जो नए जिनका पेपर होने वाला वो बहुत अच्छे से ध्यान दें इस चीज़ को। अब यहाँ पे कह रहा है आपका कि क्विक सॉल्ट, तो क्विक सॉल्ट का काम क्या होता है, जैसे डिजस्ट्रा एल्गोरिदम, तो यह क्या करता है, ये आपका सबसे छोटा पथ ढूंढता है। वैसे क्या होता है, ये क्या करता है, सबसे छोटा पथ ढूंढने का काम करता है, ये आपको याद रखना क्या करता है, सबसे छोटा पथ ढूंढने का काम करता है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा, पहला हो गया, एक आपका यहाँ पे चौथा हो गया। अब क्विक सॉर्ट आता है, तो क्विक सॉर्ट क्या करता है, ये डेटा को कुशलतापूर्वक से
ये क्या कहते हैं, कुशलतापूर्वक से छांटने काम करता है, सॉर्टिंग का काम करता है ना। किसका काम करता है, ये सॉर्टिंग का काम करता है। बट इसमें ये भी कंफ्यूज कर रहा है, सॉर्टिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे पेजर रैंक को देखेंगे तो पेजर रैंक क्या करता है, प्रासंगिकता के आधार पर पेजर रैंक आप देखेंगे तो इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रासंगिकता के आधार पर जैसे आप कुछ भी सर्चिंग करते हैं ना, उसको हेडर में ले आता है कि बार बार जो सर्च हो, जैसे जैसे बोलते हैं ना ट्रेंडिंग में चलना, तो ट्रेंडिंग वाला जो सिस्टम होता है ना वही होता है आपका इसमें। ठीक है, तो इसका आप राइट आंसर हम यहाँ पे देखेंगे 73 का आपका। तो यहाँ पे इसे देखेंगे, गौर करें तो हम ये वाला राइट आंसर हमारा हो जा रहा है, सही हो जा रहा है ना। डी का आपका कौन सा, तो सी नंबर सही होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आपका डी का कौन सा है, डी का दूसरा है, डी का दूसरा है आपका। और यहाँ पे सी का तीसरा है, तीसरा मतलब ट्रैकिंग शॉर्ट को कुशलतापूर्वक शॉर्ट करने का काम करता है, तो इसका तीसरा का तीसरा हो जाएगा। और ए एस का पहला हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा, राइट। तो ए का चौथा और बी का पहला, ये भी सही है, और सी का तीसरा और डी का दूसरा, ये बात आपका सही है, नहीं सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 74 क्वेश्चन है कि एक ये स्टेटमेंट बेस्ड पे और उसका रीजनल, यानी आपको यहाँ पे पहले एक कथन दे रखा है। अभी कथन के एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव एचएसडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में तेज डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एसएसडी और एचडीडी की तुलना में डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करते हैं, कथन तो सही है। तो कथन किस में सही है, और यहाँ पे कह रहा दूसरा कारण है कि एसएसडी जो है मतलब कथन दे दिया, बात सही है। अब इसका कारण भी दे रहा है कि एसएसडी फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, बात सही है, एसएसडी फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, जबकि एचएसडी मैकेनिकल मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करता है ना, तो ये आपका मैकेनिकल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही, दोनों सही है। तो मतलब यहाँ पे अभिकथन ये सही है, ये भी नहीं होगा, अभिकथन ये गलत है, बिल्कुल नहीं। अभिकथन ए का और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे अभिकथन ये तो बस बाद में ही बचता है, इसको देखते हैं। अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं, और कथन ए की व्याख्या भी सही करता है, मतलब आज जो है कारण भी और बहुत अच्छी व्याख्या भी कर रहा था, ये बात बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका 74 का डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से साइबर अटैक का उनकी परिभाषा से मिलान कीजिए। साइबर अटैक, अब ये साइबर अटैक को हमने बहुत बार आपको भेजे थे, आप यदि पढ़े होंगे तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आपके लिए काफ़ी सही है। तो देखो यहाँ पे आपका रैंसमवेयर, तो रैंसम मतलब के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करता है, लोगों को फिरौती मांगने के लिए उनको लॉक कर देना, पासवर्ड मतलब कहते हैं कि हमने आपके आईडी को हैक कर लिया, लॉक कर लिया है, मतलब इनक्रिप्ट कर लेना, तो उसको फिरौती मांगना, तो मतलब इसका पहले क्या हो जाएगा, पहले सही हो जाएगा ना, पहले क्या हो जाएगा आपका, पहले से ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिशिंग आपको बताया था कि फिशिंग मतलब ईमेल के द्वारा भ्रामक जानकारी भेजना, विश्वसनीय हम अच्छे हैं, फिर अपनी उनसे उनकी जानकारी चोरी करना, डाटा चुराना, तो ये भी आपका दूसरे का दूसरे सही है। अब यहाँ पे की लॉगिंग, कीबोर्ड इनपुट के तौर पर होता है। की का मतलब वैसे देखो, की लॉगिंग का मतलब क्या है, की मतलब बटन, यहाँ पे सिंपल से कह रहा है की लॉगिंग का मतलब बटन से है ना। तो की लॉगिंग क्या है, की मतलब बटन यानी कीबोर्ड, इनपुट कैप्चर मतलब लॉगिन मतलब कैप्चर करना, डालना, ये कैप्चर कोड होता है ना आपको, जैसे कैप्चर कोड आप कीबोर्ड से इनपुट करते हो, वो इसी प्रकार से एक प्रकार से की लॉगिंग, तो ये भी आपका इसका सही है। डॉस क्या कहता है, ये सर्वर में ट्रैफिक बढ़ाता है, तो ये भी एक आपका क्या है, साइबर अटैक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी यूजर को उसमें इतना ज़्यादा ओवरलोड कर दिया जाता है कि वो हैंग करने लगता है, बाहर चलता ही नहीं है, तो ये होता है साइबर अटैक, ये हैंग करने लगता है, फिर कह देते हैं, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, साइबर अटैक के अंतर्गत शामिल हो जाता है, जिससे फिरौती मांगने का काम शुरू कर देते हैं लोग। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन ए चौथा, चौथा तो ही नहीं है, का पहले ही है, पहला इसमें है और इसमें है, तो ये तो नहीं होगा ना, ये होगा। अब दूसरे देखते हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, तो यही बार राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। सी 75 का आपका क्या है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, डीएनएस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, एक प्रकार का डोमेन को डिवाइड करता है, डोमेन का बनाता है ना। तो डीएनएस उपकरणों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है, नो। डोमेन लोकल एयर होस्ट नियमों का समाधान नहीं कर सकता है, नो। डीएनएस अन्य रूपों से आईपीवी पर चलता है, अन्य रूपों से कैसे चल सकता है, आईपीवी और दो प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv6 IPv4। डीएनएस जो आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है, बात सही है आपका। डीएनएस जो होता है ना, ये सिंपल्स क्या करता है कि जो आईपी एड्रेस होते हैं उनको किस में डिवाइड करता है, तो उनको आपका डिवाइड करता है डोमेन नामों में परिवर्तित कर देता है आईपी एड्रेस को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, नहीं इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका,
ये भी आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। उनको स्वीकार करना है कौन सा कथन सबसे अच्छा है कि बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज की प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है। अब इसमें से ये कह रहा है उनको चुनना है किसी एक को, या फिर माइक्रोसॉफ्ट को सर्विसेज को लें या फिर उसको लें, तो किसको लें, और उसको यदि मानो उनको माइक्रो सर्विसेज को लेना है तो क्यों लेना है, क्या इसके रीजन है। मोनोलिथिक सिस्टम माइक्रो सर्विसेज की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। देखो सुरक्षा तो नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि पहले उस समय में क्या थे, उतना ज़्यादा बेहतरीन काम नहीं कर सकते थे ना मोनोलिथिक। जब शुरुआत में कोई काम बनाई जाती है तो उतना अच्छी नहीं होती, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, मॉडरेशन होता है, बहुत चीज़ें बदलाव होती हैं, उसके बाद वो अच्छा हो जाता है। तो ये नहीं है, पहले तो मोनोलिथिक आया, फिर बाद माइक्रो सर्विसेज आया। माइक्रो सर्विसेज की लागत मोनोलिथिक की सिस्टम की तुलना में कम होती है। ये थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि पैसे की कमी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है तुलना, वो तो ठीक है, वो थोड़ी बहुत अच्छा है। मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में माइक्रो सर्विसेज को डीबग करना आसान है। रॉन्ग बिकॉज आपका यहाँ पे माइक्रो सर्विस सेवाओं को स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी नंबर होगा। चाहे टाइम टेक नहीं करते क्योंकि आपके बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करने हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आपका निम्नलिखित में नेटवर्क उपकरणों का उनके उद्देश्यों से मिलान कीजिए। निम्नलिखित नेटवर्क उपकरणों का उनके उद्देश्यों से मिलान करना है। तो राउटर का काम क्या होता है, वाईफाई कवरेज को बढ़ाना। नहीं, राउटर काम वाईफाई कवरेज को बढ़ाना नहीं होता आपका। राउटर काम क्या होता है, उपकरणों को कनेक्ट करना, डिजिटल सिग्नल को परिवर्तित करना, नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करना। राउटर काम होता है नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करना। स्विच का काम क्या होता है, उपकरणों को कनेक्ट करना। राइट, स्विच का काम कैसे देखो ना, आपके घर में बोर्ड लगे होते हैं ना, जैसे बटन वाले स्विच करते थे, एक को दूसरे एक बल्ब को आपको तार से अटैच करते मतलब जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तभी तो आपका लाइट जैसे स्विच ऑन किया, पंखा ऑन, पंखा चल जाता है, बल्ब चल जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कनेक्ट करने का काम करता है। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम को काम नाम ही होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, एनालॉग को डिजिटल में करना। तो ये भी आपका सही है। एक्सेस पॉइंट, अब बचता क्या है, ये आपके एक्सेस पॉइंट, मतलब कई सारे एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं कि वायरलेस फिडेलिटी होती है, मतलब वाईफाई की जैसे वायरलेस डाटा संचार करने में यूज होता है एक्सेस पॉइंट, जो कई सारे लोगों को एक्सेस प्रदान करता है बिना तार के। इसके जैसे वाईफाई एक साथ के थे लोग कनेक्ट कर लेते हैं हॉटस्पॉट के द्वारा ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहले का चौथा आपका ये इनमें से दो में है, इनमें से नहीं है ना। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा पहले में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, और इसमें पूरे मिला लीजिए क्योंकि आपका मॉड्यूलेशन को तीसरा, और हाँ क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त ऑप्शन दे, इसको भी ध्यान देना है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि सभी को हमने मिला लिए हैं। आगे देखते हैं, आपका अगला सवाल है ALU अर्थमेटिक लॉजिक का प्राथमिक कार्य क्या है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी गणना और तार्किक संख्या करना। इसमें टाइम वेस्ट क्या करना है, बहुत सिंपल सवाल है। CPU का भाग जिसमें गणितीय और लॉजिकल काम होते हैं ना। अगला सवाल है आपके यहाँ पे कंप्यूटर वायरस कहा गया, पहला वायरस किसे कहा गया। अभी बहुत प्यारा सवाल है क्योंकि पहला वायरस किसे कहा गया, तो एक तो मतलब यदि हाल ही में देखोगे ना आप तो बहुत सारे वायरस आए थे, एक तो यहाँ पे है नहीं है, क्रीपर होगा। पहला वायरस कौन सा यहाँ पे आपका क्रीपर होगा, क्योंकि एक तो वायरस आई लव यू मारिस वन, ये वायरस है, बट सबसे पहले आपका बनाया जाता है क्रीपर बनाया जाता है लगभग 71 थॉमस के द्वारा बनाया जाता है ना, लगभग 1971 के आसपास बनाया जाता है, 1971 के आसपास थॉमस के द्वारा बनाया जाता है। और एक मतलब ज़्यादा भी ट्रेंडिंग में शायद पूछे तो उसको नोट कर लो आप लोग, उसका नाम है एल्क क्लोनर। क्या है आपका, एल्क क्लोनर, ये शायद पूछ ले आपको तो इसको नोट कर लो आप। एल्क क्लोनर आपका एक है जो आपका पूछा जा सकता है। ये बनाया गया था आपका लगभग 1982 आसपास बनाया गया था, 71-82 के आसपास, 1982 के आसपास ही बनाया जाता था। 81 नंबर की, जो कि आपके यहाँ से पूछा जा रहा है UPGK का। UPGK का क्वेश्चन आपके UPGK का आपको पता है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष में, तो वही 20 क्वेश्चन की चर्चा हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है UPG के संबंधित कि सरस्वती भवन पुस्तकालय कहाँ पे है। यहाँ पे देखो चारों पुस्तकालय की बात कर दी है, और चारों पुस्तकालय आपको बताना, सरस्वती भवन पुस्तकालय तो देखो बनता 1914 में नहीं है, 1914 में तो बन के तैयार होता है, मतलब पूर्णतः जब तैयार हो जाता है तब इसको माना जाता है, क्योंकि ये 1914 में वैसे तो नहीं बनता है ना। अब आगे देखते हैं, आपके पहले का क्या है, चौथा सही है। अब चौथा कहाँ पे है, यहाँ पे चौथा तो दही में दे रखा, एक में दे रखा, इसमें पहले आपका यही सही हो गया, लेकिन हमें पूरे मिलान करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये पूरे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक को मिलाने से बच्चे में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो सकता है ना। तो पहले के यहाँ पे चौथा सही है, यानी 1914 से सरस्वती भवन पुस्तकालय 1914, लेकिन बनता 1914 में नहीं है, बनता 1884 में तो शुरू हो जाता है।
लेकिन मतलब शुरुआत कब होती है, 1882 से हो जाती है, लेकिन बनते 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 धीरे धीरे पूरा जब तैयार हो जाता है तो 1914 में, उसका नाम फिर कुछ प्रिंस के नाम से होता है, तो उसमें ठीक है। और आपके यहाँ पे रजापुर, सॉरी रामपुर रजा लाइब्रेरी, तो रामपुर रजा लाइब्रेरी का संबंध किससे, आपको 1974 से, इसका 1974 हो जाएगा, मिलान सही है इसका। भारतीय भवन पुस्तकालय, जो आपका भारतीय भवन पुस्तकालय है, ये आपको 1989 में बनता है, सही 1889, 1989 नहीं होगा, 1889 होगा, ठीक है। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी आपका 1864, ठीक है, 1864 इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, ये सही है आपका पूरा। पहला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या का आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर आपका यहाँ पे आपका सोनभद्र। क्या है आपका इसका राइट आंसर, आपका देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का शुरू किया। पेंट माई सिटी अभी आपका शुरू हुआ प्रयागराज से, कहाँ शुरू हुआ, प्रयागराज से। अब क्यों शुरू हुआ है, तो देखिए इसका एक रीजन है कि आपका अभी कुंभ चल रहा है, महाकुंभ, तो उसमें पूरे शहर को बहुत अच्छे से डिजाइनों से रंगा जा रहा है, तो पेंट माई सिटी अभियान चला गया प्रयागराज में कुंभ के कारण, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अगला क्वेश्चन आपका ए आपका 83 का क्या हो जाएगा, ए सॉरी डी हो जाएगा ना, ये 83 का डी होगा, 83 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 83 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 83 का आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। और 84 का उत्तर प्रदेश के किस नृत्य के रूप में एक महिला नर्तक नृत्य में करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों को एक स्तंभ संतुलित करती है। चरकुला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चरकुला हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसका हमने वीडियो भेजा था आपको, एक महिला जो डांस कर रही थी, उसमें अपने ऊपर एक चरकुला, मतलब खंड बाई खंड दीपकों को रखना एक चरकुला कहलाता है ना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक फैक्ट्री की लागत पर 15%, हाँ इसका रेट क्या होगा, 15% में अधिकतम तक सब्सिडी दे सकती है, मतलब सब्सिडी क्रय करने पर 2 पहिया वाहन पर कितनी देती है, 5,000 देती है, 2 पहिया वाहन पर 5,000 देती है, 3 पहिया वाहन पर 12,000 देती है, कितनी, 3 पहिया वाहन पर 12,000 देती है, ये आपको याद रहे, 2 पहिया वाहन पर 5,000, 3 पहिया वाहन पर 12,000, 15% सब्सिडी पर, 15% पर देती है, किस पर, 15% पर। आपको यहाँ पे राइट आंसर आएगा 15%। जब अगला पूछ लेंगे 3 पहिया पर, 3 पहिया 12,000 रुपये देंगे, लगभग 12,000 ही देती है शायद, और 5,000 पर 15% पर देती है ना, ठीक है, बस सही। आपका अगला देखते हैं, 86 नंबर सवाल है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार बात कर रहा है ना, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत, बहुत बेहतरीन सवाल है इसका। यदि 2011 की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या को प्रतिशत निकालेंगे तो 27.71 आएगा, क्या आ जाएगा, 27.71, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 87 आपका कि कौन सी गायिका है जो बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा से संबंधित है। इसका एक विकास देखा जाए तो ठाकुर नाम से कोई व्यक्ति इसके संस्थापक होते हैं, बनारस के क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं, लेकिन गायक की बात करें तो रसूलन बाई, कौन, रसूलन बाई, तो इसका क्या हो जाएगा, रसूलन बाई, ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला सवाल, जीके में कौन सा टाइम लगना ज़्यादा, बहुत अच्छे सवाल है। यूपीएसडब्ल्यूसी की शासकीय संरचना क्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी प्रशासनिक संरचना यानी शासकीय संरचना के क्या है यह पूछ रहा है। एक निजी निगम के रूप में संचालित है, बिल्कुल नहीं, इसमें निजी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़े बहुत शामिल होते हैं। भारतीय खाद्य निगम, नो, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित, यह सही है आपका, केंद्र और राज्य सरकार इसमें होते हैं, क्योंकि इसमें 5 जो निदेशक होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा 5 निदेशक, जिन और कम से कम एक सब ऐसे नॉर्मली होता है सार्वजनिक तौर पर उस तरह, और 5 निदेशक आपके चुने जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, 5 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, उनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, याद रहे, तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। ये ऑप्शन काफ़ी लोग कन्फ्यूज किए होगा, वैसे सब निकल लिया होगा, ई नंबर इसका किया होगा, क्योंकि वर्तमान में 31 सीटें हैं, कितने हैं, 31 सीटें हैं ना राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए आपकी कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं ना, केवल 80 की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे केवल 80 है ना, केवल 80 सीटें हैं, ठीक है, ये आपको याद रहे, केवल 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अटल बिहारी जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में
कहाँ पर? लखनऊ में, यानी इसका सी नंबर, लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? शामली की सीमाएं आपको पता है हरियाणा से, सिंपल हो जाएगा ना। शामली जनपद हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, जो आपका किसमें पड़ता है? पश्चिमी साइड पड़ता है। यहाँ पे आपका 92 नंबर आपका गलत जोड़े पहचानिए। मोईरपुर, मोईरपुर सोनभद्र, ये तो एक उनके ब्लॉक में पड़ता है। मोईरपुर किसी ब्लॉक में पड़ता है, बांध बना हुआ है मोईरपुर बांध, ये सोनभद्र के ब्लॉक के अंदर है ना, सोनभद्र के हाँ ब्लॉक के अंदर है। तो इसका ये तो सही है, आपका सही है। और पीली बांध बिजनौर, पीली बांध में हाँ बिजनौर में ही पड़ता है, पीली बांध बिजनौर में है। लहचूरा बांध झांसी में, लहचूरा बांध आपके झांसी में नहीं है, ये लहचूरा बांध आपके लिए देखेंगे तो ये एमपी और यूपी के बॉर्डर में, यानी महोबा और छतरपुर के बॉर्डर में है ना, महोबा छतरपुर के बॉर्डर में। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पे महोबा और छतरपुर के बॉर्डर में है लहचूरा बांध, ठीक है। जामनी बांध ललितपुर सही है, जामनी बांध सही है। तो मतलब यहाँ पे हमें गलत जोड़ा पहचान, तो हमारे यहाँ पे गलत जोड़ा हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रहे आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि महोबा में ना, महोबा में है आपका, झांसी में लहचूरा बांध नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों वाले विकल्प की पहचान कीजिए। देख, महाभारत सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, ठीक है, ये कई सारे सर्किट मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2022 में नीति में लाया गया था। तो इसमें से महाभारत सर्किट की बात कर रहा है, तो महाभारत सर्किट में आपका मथुरा शामिल है, गोंडा शामिल है, लाक्षागृह शामिल है, कौशाम्बी शामिल है, ठीक है। तो लाक्षागृह प्रयागराज के अंतर्गत आता है, ठीक है। बरसाना वगैरह आपका किस में हो जाएगा? दूसरे साइड हो जाएंगे, अयोध्या में हो जाएगा, ये आपका रामायण संबंधित हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपको याद रहे आपका मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी। तो प्रयागराज में लाक्षागृह है, आपको याद रखना है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। तो मिशन शक्ति की बात कर रहा है ना, तो महिला सशक्तिकरण संबंधित है, पहला सही है। इसमें स्वच्छा 10 दिवसीय, 10 दिवसीय नहीं था ये, 6 दिवसीय था, 6 दिवसीय था, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यह 2024 प्रारंभ हुआ है, 2024 में 2019 से प्रारंभ होता है, इसके कई सारे चरण चलते हैं। यह महिला एवं बाल विकास द्वारा शुरू किया जाता है, बात सही है। इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल, जिसमें मतलब पिंक कलर के रिक्शा, ई रिक्शा बैटरी मतलब चालक ई रिक्शा संचालन के लिए सिखाया जाता है, स्वरोजगार के लिए। इसमें 1 2 3 सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका 3 सही हो जाएगा ये नंबर, क्योंकि 3 इसमें स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 दिवसीय की जगह 6 दिवसीय था, याद रहे आपको। और 60 दिवसीय स्वरोजगार में इनको संचालन सिखाया जाता है, रिक्शा चालन वगैरह बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, पिंक के नाम से पिंक कलर के रिक्शे चलाए जाते हैं, ओके। अगला सवाल देखते हैं आपका, UPSRLM ने रिस्क रिड्रेसल फंड के तहत SC/ST में आरक्षित सदस्यों के लिए प्रावधान किया है। ये क्वेश्चन बड़ा मतलब एक प्रकार से लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत आप भी तो मेहनत करो, पूरे आंसर तभी तो नहीं बता दिए जाएंगे। थोड़ी बहुत कमेंट कभी करते नहीं हो आप लोग, तो कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। UPSRLM ने रिस्क रिड्रेसल फंड के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए क्या प्रावधान किया था, कितनी राशि का प्रावधान किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। इसको बताया करो। आगे देखते हैं अगला सवाल आपका, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और तब इसके बिजनौर जिले से। तो बिजनौर जिले से बहुत सारे लोगों में थे, तो ऐसे एक तो मुख्यतः बख्त खां का भी नाम आता है, दूसरे नंबर या पहले नंबर पे बख्त खां का नाम आता है, याद रहे आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी का आप सभी जानते हैं बन्नी से संबंधित है, किससे संबंधित है? फतवा ए जहांगीरी अब किससे संबंधित है? आपका जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है, फतवा ए जहांगीर जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। यहाँ पे निम्नलिखित में से सही जोड़ी पहचानिए। तो सही जोड़ी क्या पहचाने? इसमें पहले ही आपका सही जोड़ी हो रहा ना, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका है, ये बात आपकी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे झूठा सच की बात करें तो झूठा सच आपको पता है कि ये किसका है? आपका यशपाल का है ना, यशपाल का है। झूठा सच किसका है? यशपाल की रचना है, ठीक है। आदमी की बात करें तो आपकी आदमी शैलेंद्र साहू की, वैसे शायद शैलेंद्र साहू की है, शैलेंद्र साहू की है, शैलेंद्र साहू की रचना है ये आपका आदमी। मधुशाला तो आपको पता है हरिवंश राय बच्चन की, आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस है।
अगला सवाल देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत को पहचानना है। तो सहरिया ललितपुर में पाई जाती है, सही है। चेरो सोनभद्र वाराणसी में पाई जाती है, बात सही है। बैगा वाराणसी में पाई जाती है, ये भी सही है। खरवार, खरवार गोरखपुर में पाई जाती है, गोरखपुर में तो थारू पाई जाती है, खरवार नहीं पाई जाती। गोरखपुर में तो खरवार नहीं पाई जाती, आपको याद रहे, खरवार गोरखपुर में नहीं पाई जाती। गोरखपुर में पाई जाती है आपकी कौन सी, गोरखपुर में आपकी थारू पाई जाती है, याद रहे कौन सी पाई जाती है, थारू। इसमें थारू पाई जाती है गोरखपुर में, थारू जनजाति पाई जाती है, खरवार जनजाति नहीं पाई जाती है। तो आपको बताना खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया। 21 में आंशिक रूप से बनाया जाता ना, 21 के आसपास आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया जाता, बाद में 37-38 के आसपास इसको पूर्णतः लखनऊ बना दिया जाता है ना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। तो देखो एक चीज़ हम बता दें आपके, ये समय जो क्वेश्चन बहुत अजब अलग लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको डीप नॉलेज की जो जरूरी है, आप टेस्ट सीरीज से जुड़े, आपको टेस्ट सीरीज से बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको इसके लिए और भी चीज़ें कैसे क्या पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम पे आपको जुड़ सकते हैं PSB GK के नाम से, और वहाँ पे आपको पर्सनल आपको ID पता होगी सभी को, @PSB GK के नाम से आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हो कैसे भी GK और कंप्यूटर के लिए कॉमसर के पास मैसेज कर सकते हैं, तो उनके लिए आपको बहुत बेहतरीन आपके पास जवाब और सलूशन आपको मिल जाएगा, कैसे क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन का लेवल क्या है बहुत बेहतरीन आ रहा है। तो इसके लिए हम आपको जल्द कुछ ना कुछ PDF आप प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। धन्यवाद।